नमस्कार। आज हम बीए सेकंड ईयर का मूल्य परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पाठ मूल्य परिचय के अंतर्गत मूल्य संकल्पना। मूल्य संकल्पना, मूल्य के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूल्य क्या है। आज के समाज के अंदर बिना मूल्यों के व्यक्ति का जीवन अस्त-व्यस्त नजर आता है। मूल्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति मनुष्य से देवता बन सकता है, और वहीं अगर मूल्यों का जीवन में ह्रास हो जाए तो व्यक्ति मानव से दानव बन सकता है। तो मूल्य संकल्पना को जानना सर्वप्रथम बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि इतिहास हमारे इस बात का साक्षी रहा है कि मूल्यों के अभाव में मनुष्य के अंदर मानवता खोती जा रही है। इसीलिए आज ऐष्णा, विवेक और स्वतंत्रता की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये तीनों ही घटक जिन्हें हम चेतना के आयाम कहते हैं, इसे समझने के लिए हम और अधिक अच्छे से जानते हैं। ऐष्णा यानी इच्छा, विवेक और स्वतंत्रता, इसे हम क्रिया के रूप में देख सकते हैं। इच्छा, विवेक और क्रिया, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम मनुष्य की इच्छा के बारे में जानते हैं। इच्छाएं अनेक प्रकार की होती है कि क्या करना आवश्यक है और किसे करना चाहिए, कौन सा करने योग्य है या नहीं है, यह व्यक्ति को निर्धारित करना होता है। इच्छा निर्धारित होने के पश्चात विवेक इस चीज का निर्धारण करता है कि यह कार्य करने योग्य है, और विवेक के द्वारा निर्धारण करने के पश्चात व्यक्ति उसे क्रियान्वित करता है, अर्थात इम्प्लीमेंट करता है। तो तीनों का समन्वय, ये चेतना के द्वारा व्यक्ति जानता है कि हमें तीनों का समन्वय करना है, और जब इन तीनों का समन्वय कर लेता है तो वह उस कार्य को सही ढंग से करने योग्य हो जाता है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि किसी वस्तु पर विचार करके, यानी इच्छा को जान के उस पर विचार करके उसके पश्चात उसे अपनाना या त्यागना, यह निर्णय स्वतंत्र होता है। वह स्वयं इसको निर्धारित करेगा, और यही निर्धारण मूल्य कहलाता है। व्यक्ति अगर मूल्यों को महत्व देता है, उसके अंदर मूल्यों का समावेश है, तो वह सही ढंग से निर्धारण कर सकता है। यदि उसके अंदर मूल्यों का समावेश अच्छे ढंग से नहीं है, तो सही और गलत की वह पहचान नहीं कर सकता, और गलत कार्यों को भी कई बार कर जाता है। इसीलिए जीवन में आदर्श होना अति आवश्यक है, अर्थात मूल्यों का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मूल्य कहते किसे हैं। मूल्य इंग्लिश के वैल्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वैल्यू लैटिन भाषा के शब्द वेलर से बना है, जिसका अर्थ होता है वस्तु की कीमत या उपयोगिता। इसी तरह से भारतीय धर्म ग्रंथों में भी मूल्यों का अर्थ शील दिया गया है। शील हालांकि मूल्य का पर्यायवाची शब्द तो नहीं है, लेकिन उसी के समानार्थक शब्द माना गया है। तो किसी व्यक्ति वस्तु की उपयोगिता या फिर उसके गुणों को जानना मूल्य कहलाता है। इसको अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अनुसार वर्णित करने के प्रयास किए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सीवी गुड के अनुसार। मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगभग सभी विचार मूल्यों के अभीष्ट चरित्र को स्वीकार करते हैं। गुड के अनुसार हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर उसके चारित्रिक विशेषताओं को उजागर मूल्यों के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध के मूल्यों का समावेश है, तो उसके चरित्र को उच्च चरित्र के रूप में माना जा सकता है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं, आल्पोर्ट ने बताया कि मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। मानव विश्वास, कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और जिन मूल्यों को जानना ही पर्याप्त नहीं है, जिन मूल्यों को मानते नहीं हैं, वे कभी भी हमारे चरित्र के अंदर नहीं आ सकते। अतः यह आवश्यक होता है कि चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने के लिए मूल्यों का हमारे चरित्र के अंदर समावेशित होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि मूल्य चरित्र के लिए, जीवन के लिए बहुउपयोगी होते हैं, और उन्हें हमें अपनाना चाहिए। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि मूल्य कौन कौन से होते हैं, जैसे ईमानदारी, सत्य, सहिष्णुता, विनम्रता, ये सभी ऐसे गुण हैं जिससे व्यक्ति का चरित्र निखरता है। तो इन सभी का समावेश व्यक्ति के जीवन में होना अति आवश्यक है, जो अलग अलग दार्शनिकों ने हमें बताया है। इसी के अंदर हम फ्रैकल की परिभाषा को अगर देखें तो वो ये कहते हैं कि सौंदर्य कुशलता और महत्व के मापदंड को मूल्य कहा जाता है। यहाँ सौंदर्य कुशलता से अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो गुण अति आवश्यक होते हैं, उन वे मूल्यों के द्वारा ही
समझाए जा सकते हैं। इसके बाद में मूल्य की प्रकृति को हम जानेंगे। मूल्य की प्रकृति को समझने के लिए हमें 3 बातों को समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले आत्मनिष्ठ मत, द्वितीय वस्तुनिष्ठ मत एवं तृतीय है आपेक्षकीय मत, आत्मनिष्ठ मत। आत्मनिष्ठ मत को ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अलग-अलग रुचियां, इच्छाएं, प्रकृति होती है। वह अपनी इच्छा के, रुचि, पसंद, मेहनत और संकल्प शक्ति के द्वारा अपने कार्यों को करता है। तो इस तरह से व्यक्ति के लिए यह अति आवश्यक होता है कि वह किन चीज़ों को पसंद करता है, किसे अपनाता है, और यह आवश्यक नहीं कि जिसमें उसकी रुचि है वही जो उसकी इच्छा है उसी में उसकी रुचि भी हो, लेकिन इच्छा और रुचि के अंदर तुलना करना अति आवश्यक है और साथ ही हमें रुचि के अनुसार कार्य करें, इसे भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति की इच्छा को रुचि बनाना और रुचि के बाद उसे संकल्प के साथ पूरा करना अति आवश्यक होता है। संकल्प लेने के पश्चात हमें उसकी क्रियान्विति भी अति आवश्यक होती है, उसे अच्छे ढंग से हमें करना चाहिए, क्योंकि ये एक कड़ी की तरह से कार्य करता है। जैसे आप समझ रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं कि मुझे अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करना है, लेकिन जब तक आप उस इच्छा को अपना रुचि नहीं बना लेते हैं तब तक आप उन्हें अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि मूल्यों को अपनाने के लिए आत्मनिष्ठ मत के अनुसार ये बताया जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपनी इच्छा को रुचि बनाना चाहिए, वह है या नहीं इसे हमें समझना होगा। रुचि बनाने के पश्चात हमें उसके प्रति संकल्पबद्ध होना चाहिए कि हम इन कार्यों को अच्छे ढंग से करें, और संकल्प होने के पश्चात उसकी क्रियान्विति होती है। और इस तरह से नियमित रूप से किसी भी मूल्य की इच्छा कर उसकी मूल्य प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा एक प्रेरक बिंदु मात्र होती है और इच्छा की से मूल्यों की प्राप्ति तक की यात्रा अनेक पड़ावों पर होती है, जिनको पार कर हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिससे कि हमें संतोष की अनुभूति होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आत्मनिष्ठ मत के अनुसार ये हमें समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपनी रुचि और इच्छाओं के मध्य अंतर करना आना चाहिए और उसके पश्चात वह उसे सही ढंग से कार्य कर सके, यह उसे जानना चाहिए। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में क्या ग्रहण करे और क्या त्यागे, यह उसके स्वयं पर निर्भर करता है। आत्मनिष्ठ मत इच्छा, रुचि, क्रिया आदि जैसे कारकों को मूल्य हेतु महत्वपूर्ण मानता है। यह स्पष्ट भी है कि व्यक्ति के भीतर में ये सारे मूल्य समाहित होते हैं। आत्मनिष्ठ मत वाले व्यक्ति ये समझते हैं कि व्यक्ति के भीतर अनंत मूल्यों का स्रोत है, भंडार भरा हुआ है, उसे केवल इन्हें पहचानना, जानना और समझना अति आवश्यक है। उसके पश्चात वह अच्छे ढंग से अपने कार्यों को कर सकता है। वस्तुनिष्ठ मत, वस्तुनिष्ठ मत इससे एक भिन्न मत है, जो ये कहते हैं कि यह मूल्य व्यक्ति के अंदर नहीं होते, उसका समावेश उसके अंदर नहीं होता, वह बाहर से ग्रहण करता है। अर्थात वस्तुनिष्ठ मत वाले ये कहते हैं, उनके अनुसार ये कहा जा सकता है कि मूल्यों अर्जित होते हैं, उन्हें हम बाहर से ग्रहण करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता देखने को मिलती है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी को ईमानदारी एक मूल्य है, किसी को ईमानदार होना अच्छा लगता है, किसी को सत्यवादी होना अच्छा लगता है, तो ये अलग अलग मूल्य है और प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। अतः हमें ये समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन व्यवहार में भिन्नता देखने को मिलती है। इस तरह से स्पष्ट कहा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ मत के अनुसार मूल्यों को अर्जित किया जा सकता है, इन्हें सीखा जा सकता है, इन्हें अपनाया जा सकता है और इसी तरह से स्वतंत्र रूप से ये हमारे जीवन का एक अंग बन सकते हैं। अपेक्षकीय मत, अपेक्षकीय मत ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ गुण समाहित होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें हम भावना के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन केवल भावना ही नहीं होती, वह तर्क भी करता है। अर्थात तर्क वह अपने आसपास के वातावरण को देखकर, वहाँ के समाज के व्यक्ति के व्यवहारों को देखकर समझता है। तो तर्क और भावना दोनों का समावेश अपेक्षकीय मत के अनुसार बताया गया है। केवल भावनाओं में बहकर व्यक्ति कोई निर्णय नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता, वह पहले अपनी भावनाओं को जानने समझने की कोशिश करता है और उसके पश्चात उसके तर्क के द्वारा प्रश्न करता है कि क्या आज की परिस्थिति के अनुसार या फिर समय के अनुसार, समाज के अनुसार वे सभी सही है। यदि वे सही होते हैं तो वह उन्हें अपनाता है, अन्यथा
वह वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है। जिस वातावरण के साथ व्यक्ति रहता है, उस वातावरण की अपनी कुछ सीमाएं होती है और आवश्यकताएं होती है, उसके अपने कुछ नियम होते हैं। इन सभी चीज़ों को के साथ समायोजित करते हुए व्यक्ति अपना व्यवहार करता है और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि मूल्य की प्रकृति के मत भिन्न भिन्न होते हुए भी इनमें कुछ न कुछ समानता या असमानता पाई जाती है। इसीलिए मूल्य किसी व्यक्ति में जन्मजात होते हैं तो किसी व्यक्ति में अर्जित होते हैं। मूल्य संकुचित हित का त्याग कर व्यापक हित को प्रधानता देता है। अतः ये समझा जा सकता है कि ये एक व्यापक स्तर है, इसे एक पड़ाव नहीं माना जा सकता, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया ये एक चेन की तरह से काम करता है। जब पहली बार एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में पहले वह अल्फ़ाबेटिक यानी कि ABCD या क ख ग पढ़ना लिखना सीखता है, उसके बाद में वो लेसन पढ़ना सीखता है। इस तरह से ये एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी तरह से मूल्य निर्धारण की भी अपनी एक प्रक्रिया है जो 7 मुख्य पड़ावों को पार करके संपूर्ण मानी जाती है, जिसमें सबसे पहला पड़ाव है स्वतंत्र चयन की करना। स्वतंत्र चयन करना अर्थात व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है कि कौन सा मूल्य उसके लिए सही है और कौन सा गलत है। तो वह स्वयं इसके बारे में जानता है, सही गलत की पहचान करता है और उसे सीखता है। मानव व्यवहार चूंकि परिवर्तनशील होता है, वह निरंतर बदलता रहता है, तो इसीलिए यह किसी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता कि उसे इन्हीं मूल्यों का पालन करना चाहिए या फिर इसका पालन नहीं करना चाहिए। वह स्वतंत्र है इन कार्यों के लिए और मूल्यों को अपनाने के लिए। स्वयं विचार पूर्वक किया गया चुनाव व्यक्ति को प्रसन्न रखता है, प्रेरित करता है और क्रियान्विति के स्तर तक लाता है। बाद में जीवन का यह एक स्थायी अंग बन जाता है। इसी में सेकंड पड़ाव है विकल्पों में से चयन करना। अगर व्यक्ति के सामने एक या दो ही विकल्प होते हैं तो उससे चुनाव करने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन यदि उसके सामने कई सारे विकल्प, अनेकों विकल्प होते हैं तो आसानी से वह विचार पूर्वक उनमें से चयन कर सकता है। और अधिक विकल्प होना ही सार्थक होता है, क्योंकि उसमें उसकी इच्छा, रुचि, क्रिया ये सभी समाहित होकर वो उनमें से किसी भी मूल्य का निर्धारण कर सकता है। और केवल निर्धारण करना ही नहीं, क्योंकि निर्धारण करने के पश्चात उसे उसके ऊपर दृढ़ भी होना होता है। तो विकल्पों में से चयन करने के लिए अति आवश्यक होता है कि उसके सामने कई सारे विकल्प होने चाहिए। विचार पूर्वक चयन करना। व्यक्ति विचार पूर्वक चुनाव ही मूल्य की कसौटी बना सकता है। तो विचार पूर्वक केवल भावनाओं में बहकर कि ये मुझे अच्छा लगता है, या फिर मुझे किसी ने कह दिया कि नहीं तुम्हें ईमानदार ही होना चाहिए, भ्रष्ट व्यक्ति अच्छे नहीं होते और भ्रष्टाचार बुरी बात है, किसी ने हमें समझाया और भावनाओं में बहकर हम ये कहें कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है। और अगर हम अच्छी चीज़ को अपनाना चाहते हैं तो सही है, लेकिन अगर उस पर अडिग नहीं रहते तो फिर कहीं ना कहीं हमें असंतुष्टि का भाव आता है। तो इसीलिए आवश्यकता इस चीज़ की होती है कि भावनाओं में न बहकर हम सही ढंग से विचार करके मूल्यों के बारे में निर्धारण करें और इसी से वह सही ढंग से सही मूल्य का निर्धारण कर सकता है। इसके पश्चात आता है विचार पूर्वक चयन करना, फिर महत्व देना। महत्व देने में व्यक्ति की रुचि, पसंद और इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति उसी चीज़ को महत्व देता है जिसके अंदर उसकी रुचि होती है, और रुचि होने के साथ साथ व्यक्ति को वह कार्य पसंद भी आना चाहिए। जैसे कोई माता पिता ये कहते हैं कि आपको इस कार्य को करना चाहिए, यानी कि ईमानदार होना चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए, आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए, क्योंकि ये मूल्य हैं। और हम ये जानते हैं कि इतिहास इस चीज़ का साक्षी है कि जितने भी आज उदाहरण हम देखते हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व जो हमारे सामने आते हैं, वे सभी इन्हीं मूल्यों के द्वारा हमारे सामने इतने विशाल रूप में प्रदर्शित हुए हैं। आज उनकी महानता के किस्से हम सुन रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अपूर्व मूल्यों का समावेश था। लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी पसंद को नहीं जानता, उसके बारे में सही ढंग से एनालिसिस नहीं करता, तो वह उनके साथ सही ढंग से क्रियान्विति नहीं कर सकता। इसीलिए हमें इस पड़ाव में ये समझना होगा कि मूल्य निर्धारण करते समय हमें हमारी रुचि और पसंद को भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम उसे अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं।
मूल्यों के चयन के बाद उसकी क्रियान्विति भी आवश्यक होती है। क्रियान्विति तब होती है जब उन्हें महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उनका आदर किया जाता है, तभी व्यक्ति मूल्यों को क्रियान्वित कर सकता है। इसके पश्चात आता है दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना। आपकी इच्छा है कि आप ईमानदार होना चाहते हैं, आपका ईमानदारी आपकी पसंद भी है, आप इसको क्रियान्वित भी करना चाहते हैं, लेकिन केवल कह देने मात्र से या सोच लेने मात्र से कार्य नहीं होता। हमें बार बार उसी चीज को अपने मस्तिष्क पटल पर निर्धारित करते हुए, निश्चित करते हुए दृढ़तापूर्वक कार्य करना होता है, तभी हम उसे अपने अचेतन मन तक ले जा सकते हैं, उसे सही ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं। इसके लिए अति आवश्यक होता है दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना। जिन मूल्यों को आप अपनाना चाहते हैं, उन्हें दृढ़तापूर्वक आप स्वीकार करें। इसके लिए अति आवश्यक चीज़ है कि आपके पास तर्क है, आपके पास विश्वास है, योग्यता है, साहस है, क्षमता है। तो आप जिन मूल्यों को अपनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी पूरी योग्यता के साथ, पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ उन पर दृढ़ रहें, अडिग रहें, तो आप उन्हें अच्छे ढंग से अपना सकते हैं। इसके बाद आती है क्रियान्विति। आपने मूल्यों का चयन कर लिया, विकल्पों का चयन कर लिया, उस पर पूरी तरह से विचार कर लिया, उनको महत्व भी दिया और दृढ़तापूर्वक आज उसे आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती जब तक कि आप उनको क्रियान्वित नहीं करते। ये सारी चीजें अभी तक आपके मस्तिष्क पटल तक थी, अब उन्हें अपने व्यवहार में लाना है। इसीलिए आवश्यक है कि आप उनकी क्रियान्विति करें। क्रियान्विति तभी होगी जब आप उन्हें अपने व्यवहार में अपनाएंगे। तो इसके पश्चात आवश्यकता आ जाती है क्रियान्विति की। क्रियान्विति के द्वारा ही मूल्य जीवन के आदर्श बनते हैं। जैसे आप में से ही काफ़ी लोगों ने कहा होगा, सुना होगा कि वह व्यक्ति मेरा आदर्श है। हम किसी व्यक्ति को आदर्श इसलिए मानते हैं कि हमें उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ नजर आती है, उसके व्यवहार में, उसके कर्तृत्व में, उसके व्यक्तित्व में। तो वह अच्छाइयाँ उसकी क्रियान्विति के द्वारा हमें नजर आती है, क्योंकि उसने अपने व्यवहार में उन चीज़ों को अपना लिया है। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि जिन मूल्यों का निर्धारण आपने किया है, अब आप उनकी क्रियान्विति भी करें। और इसके पश्चात जब आप इनको बार बार इनकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं, तो वह मूल्य स्थायी हो जाते हैं और वह फिर आपका एक व्यवहार बन जाता है। इसके बाद में आते हैं मूल्यों के लक्षण। जिन व्यक्ति के व्यक्तित्व में मूल्यों का समावेश होता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अमूर्त होता है, ज्ञानात्मक होगा, अनुभवात्मक होगा, क्रियात्मक होगा। वह व्यक्ति सांवेगिक रूप से वचनबद्ध कहलाता है। ये सारे उस लक्षण हैं जो हम मूल्यवान व्यक्ति के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। मूल्य खोज के प्रयास। मूल्य खोज के प्रयास में हम देखते हैं कि हमारे दर्शन में हजारों वर्षों से ये बातें हमारे दर्शन में देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। दर्शन वह विषय है जिसमें सूक्ष्म व्याख्या, विषय वस्तु की सूक्ष्म व्याख्या की जाती है और जीवन भी इससे अछूता नहीं है। जीवन क्या है, व्यवहार क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इन सभी चीज़ों को विश्लेषित हमें मूल्यों के द्वारा किया जा सकता है। क्या चीज़ जीवन के लिए आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, ये जानना अति आवश्यक होता है। मूल्य विहीन जीवन एक तरह से उस तरह से होगा जैसे कि अग्नि में उष्णता नहीं है और जल में शीतलता नहीं है। क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि अग्नि में उष्णता ना हो और जल में शीतलता ना हो? तो इसी तरह से आज ये भी कल्पना नहीं की जा सकती कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में मूल्य ना हो, क्योंकि व्यक्ति ही गुणों की खान कहलाता है। अतः उसके जीवन में मूल्यों का होना अति आवश्यक है। दर्शन यही कहता है कि हमारे अंदर मूल्यों का समावेश होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विकास हेतु मुख्य 4 वादों की बातें की गई है। पहला आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के अंदर ये कहा गया है कि उन्होंने सुख को उच्चतम माना है और सुख हमें प्रकृति से मिलता है। तो ये प्रकृतिवाद का अपना एक विचार है। इसके बाद में आता है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद ये कहता है कि व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों के मध्य जो सामंजस्य है वही प्रयोजनवाद कहलाता है। तो दोनों के मध्य तालमेल होना अति आवश्यक है। इसके बाद में बात करते हैं अस्तित्ववाद की। अस्तित्ववाद ये कहता है कि जो जगत के अंदर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वही अस्तित्ववाद है या यथार्थवाद है।
अतः जो हमें सही ढंग से हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यानी जिन गुणों को हम अनुभव कर रहे हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, वही अस्तित्ववाद की व्याख्या है। इसके बाद में आता है मानववाद या आदर्शवाद। आदर्शवाद के अंदर इस सिद्धांत का मानना है कि जीवन मूल्यों का निर्माण मानवीय संबंधों के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। तो इस तरह से दर्शन के अंदर अलग अलग विचारकों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं उनके। फिर बात आती है विचार। हमारे अनेकों दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने विचारों के द्वारा ये बताने का प्रयास किया कि मूल्य ही जीवन की आधार होते हैं, उसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे पहली बात हम करते हैं प्लेटो की। तो प्लेटो ये कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष नित्य स्वरूप सत विषय है, अर्थात वह निरंतर चले आने वाला, जिसके ऊपर किसी प्रकार का आप ये नहीं कह सकते कि मूल्यों के अंदर ये अच्छा है, ये खराब है, इस तरह से नहीं कहा जा सकता। मूल्य अपने आप में गुणों का भंडार होता है। अरस्तु ने यह कहा कि मनुष्य सहज सुख चाहता है। किसी भी विषय को अपनी प्रवृत्ति का लक्ष्य बनाने में वह उस विषय की प्राप्ति के लिए सुख की आशा करता है, और दुख से मुक्त सुख की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। यानी प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, और सुख तभी मिलेगा जब हम अपने हित के साथ दूसरों के हित की भी बात करें, और यही हमें मूल्य सिखाते हैं। इसके पश्चात बात आती है समाज की। समाज में समाज अपने आप में मनुष्य का मिला जुला स्वरूप है। अनेकों व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, और समाज में मूल्य अपनी महती भूमिका निभाते हैं। चाहे हम धर्म की बात करें, संस्थाओं की बात करें या साहित्य की बात करें, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमें बुराई का साथ देना चाहिए, अच्छाई को नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्येक धर्म मूल्यों की बातें करता है, अच्छाई की बातें करता है, गुणों की बातें करता है। इसीलिए हमें मूल्यों को अपनाना अति आवश्यक है। इसी के साथ संस्थाएं, आपके सामने एक उदाहरण है जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो मूल्य शिक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में मूल्य का समावेश होता है, वो अपने आप में एक अलग पहचान बना सकता है। अतः आवश्यकता होती है कि संस्थाएं भी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए। साहित्य समाज का दर्पण होता है, और साहित्यों से हम अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो प्राचीन साहित्य हैं, चाहे वह गीता है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, ये सारे ही धर्म ग्रंथ मूल्यों की बातें करते हैं। इसीलिए इन साहित्यों को पढ़कर हम हमारे जीवन में मूल्यों को और अधिक प्रगाढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद में आता है मूल्यों का वर्गीकरण। यूं तो अनेकों रूपों में मूल्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप में 6 भागों में मूल्यों को बांटा गया है। सबसे पहला आता है व्यक्तिगत मूल्य। प्रत्येक इंसान के अपने मूल्य होते हैं, वे उन्हें समझता है कि हमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किसे नहीं अपनाना चाहिए। तो इसके अंदर एक तरफ व्यक्ति के स्वयं के गुण होते हैं, और दूसरी तरफ उसके मूल्य, जैसे परिश्रम, स्वाध्याय, स्पष्टवादिता, समय की पाबंदी, सहनशीलता, धैर्य, आशावाद और प्रसन्नता आदि। ये सारे न जाने कितने ही गुण हैं जो हम जीवन में हमें देखने को मिल जाते हैं, और ये सारे के सारे गुण व्यक्तिगत मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। पारिवारिक मूल्यों को आप समझ सकते हैं कि परिवार का विकास या सामंजस्य तभी हो सकता है जबकि हम परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलते हैं। तो परिवार के अंदर मैत्री, करुणा, समायोजन, सहयोग और कर्तव्य निष्ठा, इन मूल्यों की अति आवश्यकता होती है। जब आप एक दूसरे के साथ तालमेल करते हैं और दूसरे के कार्यों को अपना कार्य समझकर करते हैं, तो उससे पारिवारिक मजबूती आती है, जो पारिवारिक मूल्यों के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में आता है सामाजिक मूल्य। मनुष्यों से मिलकर समाज बना है, और समाज की उन्नति व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है। यदि व्यक्ति समाज के हित के बारे में सोचता है, उसके अनुसार कार्य करता है, तो वह अच्छे ढंग से अपने कार्यों को कर सकता है। सामाजिक मूल्यों में मुख्यतः सत्य, प्रामाणिकता, कर्तव्यनिष्ठा, सामंजस्य, करुणा, ये सारे समावेशित होते हैं, और इन सभी पर अच्छे ढंग से कार्य करके ही हम एक सुखद समाज की कल्पना कर सकते हैं। आर्थिक मूल्य। अर्थ की बात आते ही अपने आप में
प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि अर्थ के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन केवल अर्थ ही सब कुछ है ऐसा नहीं। आजकल की जो भ्रष्टाचार की जिस तरह से वह बढ़ता जा रहा है, उस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाकर स्वयं का हित करना चाहता है, तो आखिर कब तक और कैसे ये कार्य होते रहेंगे? ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इसीलिए आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को आर्थिक मूल्यों के बारे में जानकारी हो और इन सबको समझते हुए वह अपना कार्य करे। आर्थिक मूल्य में व्यक्ति को अर्थ के क्षेत्र में आवश्यकता और उपयोगिता को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को तुच्छ लाभ के लिए बड़े हितों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बुद्धिमान कहलाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान तभी माना जा सकता है जब वह सही रास्ते पर चलता है। अगर वह पथभ्रष्ट हो जाए तो वह चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उसके ऊपर आक्षेप जरूर लगेंगे। तो आर्थिक मूल्यों को पहचानना भी अति आवश्यक है। राजनीतिक मूल्य, संपूर्ण देश राजनीति के दायरे में केंद्रित होता है, क्योंकि देश का संचालन हमारे राजनेता लोग करते हैं। तो राजनेता वो जब भौगोलिक भेद, जातीय भेद, वर्ण भेद, बौद्धिक पक्ष का भेद, खान पान का भेद, ये सभी एक देश के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन मानसिक भेद या हम कहें व्यक्तिगत भेद जहाँ देखने को मिलता है, वहीं से उस संस्कृति, उस देश की राजनीति भ्रष्ट होनी शुरू हो जाती है। अतः आवश्यकता होती है कि व्यक्ति राष्ट्र के मूल्यों को सम्मान दे, राष्ट्रीय मूल्यों को महत्व दे, राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम, त्याग की भावना आदि महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान रखते हुए राष्ट्र प्रेम को ध्यान में रखे और उन मूल्यों को पहचाने। इसके पश्चात आता है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्यों को समझा जा सकता है कि हमारे देश में अनेकों संस्कृतियों का समावेश है और उन संस्कृतियों के साथ साथ हम एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि हम उनका सम्मान करते हुए उन्हें अच्छे ढंग से अपनाते हैं और उनका उसी तरह से, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हम उसी तरह से उनका सम्मान करते हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो यह अति आवश्यकता होती है कि एक देश को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए कि सभी को सम्मान दर्जा मिलना चाहिए। इसी तरह से पर्यावरणीय मूल्य, पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का वातावरण पर्यावरण कहलाता है, यह हमें बहुत कुछ देता है। तो हाँ, हमारी अति आवश्यकता होती है कि हम ये ध्यान रखें कि हमें पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी चाहिए। उसके चाहे वह वायु हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या फिर पानी, किसी भी तरह से उसका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उस प्रदूषण को रोककर पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें बहुत कुछ देती है और जब तक हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तभी तक हम स्वयं के जीवन की भी रक्षा कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य गूढ़ रहस्यों को उद्घाटन करने में सहायक होता है। यह हमें स्वयं का साक्षात्कार करने में मदद करता है। इसके पश्चात आता है शैक्षिक मूल्य। शैक्षिक मूल्य, दो प्रकार के मूल्य समाहित होते हैं इसके अंदर। पहला मूल्य है शिक्षक के लिए और दूसरा है विद्यार्थी के लिए। शिक्षक को अपने दायित्वों का एहसास होना चाहिए, उसे इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि वह जो शिक्षा विद्यार्थी को दे रहा है, क्या वह विद्यार्थी के लिए हितकारी है और देश का विकास कर सकती है क्या। अगर वह इन चीज़ों को जानते हुए कार्य करता है तो वह देश के लिए हितकर होगा। इसी तरह से विद्यार्थी को भी इनका इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि जो शिक्षा वह ग्रहण कर रहा है उसके प्रतिफल स्वरूप वह शिक्षक के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए क्या कर रहा है, उसके प्रतिदान में उसने क्या दिया, यह भी उसकी एक मूल्य है। इसकी उसके लिए आवश्यकता होती है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उसे अपने कार्य करना चाहिए। सारांश रूप में हम ये समझ सकते हैं कि मूल्य को समझाने के लिए हमें उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और मूल्यों के निर्धारण की प्रक्रिया, मूल्यों के लक्षण, मूल्य खोज के प्रयास, इन सब की संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तभी हम अच्छे ढंग से मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ना केवल उतार सकते हैं अपितु अपने व्यक्तित्व को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में निखार सकते हैं। यही था आज का हमारा मूल्य का परिचय, मूल्य की संकल्पना। धन्यवाद।